प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एसएसटी का पेपर लाए हैं, क्लास 8 मिड टर्म एग्ज़ाम। और ये पेपर आपका दिल्ली गवर्नमेंट का है। तो देखते हैं कि जो आने वाला पेपर आपके पास किस तरह का आने वाला है सोशल साइंस में। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और अभी वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब भी आपको ज़रूर करना है, ताकि आने वाली सारी नई नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, 60 नंबर का होगा, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। ये जनरल जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें देख लो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में पेपर होगा। यहाँ पर कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, किस सेक्शन में कितने आंसर क्वेश्चन होंगे, ये आप ज़रूर समझ लें हिंदी इंग्लिश में। अब हम चलते सीधा सेक्शन ए की तरफ, जहाँ पर कि आपको एक नंबर के 12 प्रश्न होंगे MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 सवाल होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और एक में आपको किसी को टिक करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर A to 6। और 6 तक आपको 4 ऑप्शन होंगे, एक को टिक करना है। अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया था? व्हेन वाज अवध एनेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये आपको सन दे रखे 1810, 1825, 1840 या 1856। तो चारों में से कौन सा वो सन था जब अवध का विलय हुआ अंग्रेजों द्वारा? ठीक है, कितना आपने पढ़ा है समझते जाइए। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत का 1857 जब क्रांति हुई थी तो तब हमारे इंडिया का जो गवर्नर था वो कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। तो 1857 में हमारे भारत का कोई गवर्नर था, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड इरविन था। 4 ऑप्शन में से एक सही है, आपको वो देखना कौन सा होगा। 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये तो बड़ा इजी सवाल है, क्योंकि आप कई बार आप कविताएं भी पढ़ चुके हैं। नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई या ब्रिजेश कद्र। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है आपको बड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि आप कई बार छठी में आपने कविता भी पढ़ी होगी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो कि वो हमने सुनी कहानी थी। यस। अगला सवाल है, कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कटीली झाड़ियाँ, और इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, मैं एक आपको पढ़ रहा हूँ, बाकी आपको दिख रहा है। और पहला है, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पाए जाते हैं कटीली? तो यस, इजीली आपको समझ आ रहा होगा भाई, जो नागफनी वगैरह हो गई वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? कम बारिश वाले में, है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है? और गिद्ध है, हाथी है, बाघ या हिरन है? पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। अगला है, भारतीय संसद के कौन कौन भाग होते हैं? तो यार बड़ा आसान है ये तो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यार बड़ा आसान है, उपरोक्त सभी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी, तीनों संसद में होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आंसर बता देता हूँ आपको। चलिए, अब आपके पास छठे से आगे तक क्या होगा? 10 तक, 9 तक ये सही और गलत होगा, यानी कि ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 7 to 9। राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, क्या ये सही है? क्या राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत करता है या कम ज़्यादा होते हैं नॉमिनेट, है ना? तो 20 मेंबर इन द राज्यसभा। अगर सही है तो आप ट्रू पे आप ट्रू लिखेंगे, और अगर फॉल्स है तो आप गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। अगला है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है। जब एक से ज़्यादा सरकारें हो जाती है देश में तो उसे क्या कहा जाता है? यस, तो आपको वो बताना है ये क्या संघवाद है।
अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यार ये सवाल तो कई बार पूछा जाता है और इनके नाम पर तो है ना, तो देखो अब जगह जगह पार्क भी बने, तो यस इनका आंसर है ट्रू, यानी कि इन्हें कहा जाता है। अब 10 से 12 तक आपको रिक्त स्थान है, आपको एक एक नंबर का होगा और इसको पूर्ति करनी है। विलय नीति के द्वारा लागू किया गया था। विलय नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, आपको उसका आंसर यहाँ पर बताना है। और अथवा या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। रानी चेन्नम्मा डैश नामक राज्य की शासक थी। कहाँ की शासक थी? रानी चेन्नम्मा। अगला, श्रीरंगपट्टम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर कौन सी संधि थोप दी गई? तो कोई उनको फिक्स कर दिया कि भाई आपको अब ये वाला काम करना है, तो वो कौन सी संधि थी, बस यहाँ पर आपको उस संधि का नाम बताना है। और बक्सर का युद्ध वर्ष में लड़ा गया, कब लड़ा गया? बक्सर का या प्लासी का युद्ध बताना है। बक्सर का युद्ध बताओ या प्लासी का युद्ध बताओ यार। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाइट इन द ईयर, या बक्सर बताओगे या प्लासी बताओगे। अब आ जाते हैं आपके पास खंड ख यानी कि सेक्शन बी, और यहाँ पर आपको 2 से लेकर के 5 प्रश्नों के शॉर्ट आंसर होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, और ये रहेगा आपके लिए 4x3 के उसमें, यानी कि थोड़ा सा आपको इससे बड़ा आंसर लिखना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। पहला सवाल है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाई, आखिर में अपने देश का संविधान क्यों चाहिए? वाई डज द कंट्री नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन? तो यह संविधान होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा संविधान ना हो, हमारे नियम कानून ना हो, तो ऐसा लगता है जैसे बिना पतवार की ना हो। जैसे घर में एक मुखिया का होना ज़रूरी है और मुखिया का शासन चलना ज़रूरी है, वो टाइम से सब कुछ मैनेज करते हैं, तो इसी तरह से हमारा संविधान भी है जो कि हमें एक मैनेज करते हैं। अथवा में लिख दो, शक्तियों का बंटवारा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। शक्तियाँ क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का बंटवारा क्या है वो आपको बताना है। अगला है आपके लिए, सरकार को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन देने और जानकारी देने में भारतीय संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो सरकार को कंट्रोल करता है, मार्गदर्शन देता है और जानकारी कौन देता है? संसद। तो संसद का क्या रोल है सरकारों को चलाने में? तो आपको इसका आंसर थोड़ा लंबा लिखोगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे और नंबर आपको पूरे आएंगे। अगला सवाल है, भूमि संसाधन की संरक्षण की किन्हीं 3 उपायों के नाम बताओ। तो भूमि संरक्षण बोले तो लैंड रिसोर्स है ना, तो लैंड रिसोर्स के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए आपको 3 उपाय बताने। क्या रीजन है आप किसी भूमि की सुरक्षा कर सकते हैं? या आप तो जल संरक्षण के 3 उपाय बताओ, भाई कैसे आप पानी बचा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, बरसात का पानी रोकना है, फेंकना नहीं है, लिमिटेड यूज़ करना है, तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। और भाई शहरों में खासकर दिल्ली में तो पानी की बहुत किल्लत है। अगला सवाल है, वन्य जीवन पर एक संक्षिप्त नोट आपको लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ। तो यार वन्य जीवन यानी कि जंगल का जीवन कैसा होता है, मतलब आपको बताना खतरों वाला होता है, मज़े आते हैं, घूमना फिरना होता है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं, तो वो आपको वन्य जीवन का बताना है। अब आपको आ गया खंड ग, और यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न है ना, ये 8 नंबर का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। 6 एवं 7 2 सवाल होंगे, 4-4 नंबर के होंगे। अगला सवाल, इससे पहले वाले 3-3 नंबर के थे, अब 4-4 के आ गए, और सबसे स्टार्टिंग में 1-1 नंबर का था। अब देखो 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए? 1857 में भीषण क्रांति हुई, भीषण बगावत हुआ, और उसी टाइम हमारा देश आज़ाद हो जाता अगर ये अलग अलग टुकड़ियों के लिए न लड़ते। सब लोग अपने अपने लड़ रहे थे, अगर सब एक साथ लड़ते तो यहाँ पर काफ़ी एक तरह से मतलब अच्छा रहता, देश आज़ाद हो जाता।
लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या बदलाव किए भाई, अंग्रेज़ सतर्क हो गए, तैयार हो गए, तो उन्होंने भी अपनी प्लानिंग की होगी, वही प्लानिंग आपको बतानी है। अथवा या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। 1857 की बगावत के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? 1857 में बगावत क्यों किया? जो हमारे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, या मंगल पांडे हो गए, या तात्या टोपे हो गए, या हमारे नाना साहब हो गए, तो इन्होंने बगावत क्यों की थी वो आपको यहाँ पर इस आंसर में लिखना। लंबा आंसर लिखोगे लगभग आधा पौना पेज, तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और या तो आप नीचे वाला कर लो, ठीक है, ये इंग्लिश, सॉरी तो इंग्लिश वाला है। अब आप देखो, राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द सिलेक्शन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। तो आपको उसका रोल बताना है कि भारतीय सरकार के चुनाव में, जब चुनाव होते हैं तो संसद की क्या भूमिका है ना। अब आपको आगे भी 6 नंबर के प्रश्न होंगे और बड़े आपको लिखने। एक प्रश्न 6 नंबर का होगा, 4 सवाल होंगे सेक्शन डी में, ठीक है, 8 से 11 तक हो गए, 8, 9, 10 और 11, 4 सवाल होंगे 6 नंबर के। अब यहाँ पे आप देखो, एक अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद जैसे पैसेज आता है हिंदी वगैरह में, तो एक पैसेज है और उसी तरह से आपको उसके आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी मीडियम का दिखाते हैं आपको पैसेज, उसके बाद अब इंग्लिश मीडियम का भी देख लोगे। और ये है पहला सवाल, तो देखो सवाल पढ़ लो भैया। मृदा संग्रह संसाधन के लिए मुख्य खतरा क्या है? मृदा संसाधन, जलवायु है, मृदा संरक्षण है, मृदा अपरदन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना, क्योंकि आंसर कहीं ना कहीं तीनों में है, चौथे को भूल जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक नहीं है? ध्यान से समझे, है पूछा गया या नहीं पूछा गया। 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। अगला है मृदा निम्नीकरण में सहायक कार्य। अब मृदा निम्नीकरण में कौन हेल्प करता है? तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है आपके लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। अब यहाँ पर आप इसे पढ़ लो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का पढ़ो समझो, और उसके बाद आप देखना कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, हिंदी मीडियम का कंफर्टेबल है या इंग्लिश मीडियम का। देखो 8.2 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। तो आप यहाँ पे देख लो ऑप्शन में विच फैक्टर कैन लीड द, और अब आ गया हमारे पास नवा सवाल, जो कि 2 प्रश्न होंगे, 3 नंबर के 6 नंबर का। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक पैसेज फिर से दे रखा आपको। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो सिराजुद्दौला के बारे में यहाँ पर बताया है। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो ये तो बड़ा आसान है, ऊपर लिखा हुआ है आपका कौन बने? सिराजुद्दौला। देखो यहाँ पर लिखे ना, बंगाल के जो नवाब बने सिराजुद्दौला बने, तो आपका यहाँ पर ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसी तरह से बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था? 4 ऑप्शन है, पढ़िए एक बार। आई थिंक इसमें सिराजुद्दौला होंगे, क्योंकि मैंने अभी ये पैसे पढ़ा नहीं है। और अगला है किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया? तो 4 ऑप्शन में से आपको एक को क्लिक करना है। सेम यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, आप चाहे तो इसे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बस आपको पेपर समझना है। और यहाँ पर आंसर अगर आप दे पा रहे हो तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर होने वाला है। अगला सवाल 10वां है कि किसी काल्पनिक राज्य की विधानसभा चुनाव के परिणाम नीचे दिए गए हैं, और ये आपके पास होगा 2 प्रश्न होंगे 3 नंबर के। ये राजनीतिक दल है और ये उनकी सीटों की संख्या है। तो काल्पनिक राज्य बनाया हमने कोई भी, और विधानसभा के चुनाव करवाए, परिणाम जब सामने आए तो उनको ध्यान में रखा आपने। तो ये परिणाम है कुल, अलग अलग पार्टी को अलग अलग वहाँ पर मिले, वोट मिले। अब सवाल ये है कि विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? समाज विकास पार्टी, जनता अधिकार पार्टी, क्षेत्र विकास पार्टी, या राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी? अब देखो भैया, विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी, तो बड़ी पार्टी पूछा है, ध्यान से आंसर को देना।
सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है? तो सरकार के लिए गठन के लिए भैया बहुमत ही चाहिए, जो मेजोरिटी में होगा उसकी सरकार बन जाती है, बाकी अगर पूरी सीट नहीं मिलती तो गठबंधन हो जाता है। यहाँ पर सरकार के गठन के लिए बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। उसकी कितनी संख्या है, तो संख्या आपको वहाँ पर उसकी बतानी है। निर्दलीय कौन कहलाते हैं? जो चुनाव नहीं जीत पाते, जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं, वे जो किसी राजनीतिक पार्टी में भाग नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका निर्दलीय कौन कहलाते हैं, आपको इसका आंसर देना है। अब सेम आपका हिंदी मीडियम में होगा, एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लो, और इंग्लिश मीडियम को भी ध्यान से समझना। ध्यान जो है उत्तर देते समय आपका यहाँ रहना चाहिए। अब देखो ये स्टेटमेंट है, नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और नंबर ऑफ सीट। तो ये एक बार आप इसे समझे ज़रूर, इस तालिका को समझें। अगला सवाल है 10.1 विच पार्टी इज़ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और सबसे मतलब आपको लार्जेस्ट पार्टी बतानी है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 10वां सवाल है व्हाट इज़ द मेजॉरिटी मार्क फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो इसका आंसर आप एक बार पढ़ो ज़रूर, आंसर ऑप्शन पढ़ो, और जल्दी आंसर देने से बेटर है कि सही आंसर दो, थोड़ा सा टाइम भले लग जाए आपका। अब अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने फिर से, और किन्हीं 3 को कीजिए, मतलब यहाँ पर सवाल ज़्यादा होंगे, 3 ही सवाल आपको करने हैं। अनुच्छेद को एक बार ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अनुच्छेद जितना अच्छे से आप पढ़ पाओगे पेपर आपका उतना अच्छे होगा, समझ आपको उतना ही अच्छे से आएगा। अगला सवाल है कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो यार ये रेखाएं ज़रूर याद कर लो, मुझे तो बहुत कंफ्यूज करते थे, बट यस अगर टीचर इंटरेस्टिंग हो, पढ़ाने वाला हो, तो इजीली समझ आ जाता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? यूरोप को एशिया की कौन सा पर्वत अलग करता है? जो यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग अलग करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। और पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया के। और सेम यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में आ चुका है, मतलब मीडियम चाहे कोई भी हो, आपका आंसर सही होना चाहिए। और अगला है आपके लिए खंड ग यानी कि डी, और ये मानचित्र हो गया, यानी कि मैप आपको मिलेगा और मैप में आपको इसे भरना है। सबसे पहली बात है कि 4 नंबर का होगा ये, और आपको 2 करने हैं। ये दर्शाने आपको दिल्ली दर्शानी है, झांसी की रानी हो, बरेली हो गई, फैजाबाद और कानपुर। तो ये आपको इनमें दर्शाना है, मैप में दर्शाना, मैप आपको मिल जाएगा वहीं पेपर में। उसके बाद अगला सवाल आपके लिए उसके बाद ये सवाल जो है ये आपको नहीं करना है, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, जो जिनकी थोड़ा सा मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये उनके लिए पेपर होता है। चलिए ये हमें पढ़ना नहीं है। और फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन लिeu ऑफ। ओके, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो आंखें नहीं देख पाते हैं। और अब आपके पास आ गया ये मानचित्र। तो मानचित्र आपको यहाँ पर देखने के बाद समझे से, और अब आप देखो कि इसमें भरना क्या है। तो आई थिंक, आई होप, आई एम श्योर कि आपको पेपर समझ आया होगा कि पेपर में आपको करना क्या है, कितना आएगा, कैसे आएगा, ताकि एक आइडिया में मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर इस तरह से आएगा, तो हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। इसी तरह से सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।